प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर केरल पहुंचे। पहले दिन उन्होंने कोच्चि में एक मेगा रोड शो किया। इस दौरान वो पारंपरिक परिधान कुर्ता मुंडू में दिखे। अमूमन ओपन टॉप गाड़ी में सवार होकर रोड शो करने वाले पीएम मोदी ने यहां पैदल रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर भीड़ थी। लोग पीएम मोदी पर फूल बरसा रहे थे। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने थेवारा के युवम कॉन्क्लेव को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों ने हर सेक्टर में घोटाले किए, वहीं बीजेपी हर सेक्टर में युवाओं के लिए नए अवसर बना रही है। आज पीएम मोदी के केरल दौरे का दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से सुबह लगभग 10:30 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद 11 बजे वो तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल स्टेडियम में 3200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी कोच्चि में वाटर मेट्रो को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी विभिन्न रेल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं पीएम मोदी डिजिटल साइंस पार्क की भी आधारशिला रखेंगे। 2024 के लिए विपक्षी दलों के बीच मुलाकातों का दौर जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे। दोनों दलों से नीतीश को आश्वासन मिला। अखिलेश से मिलने के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करें और बीजेपी से पूरे देश को मुक्ति मिली। इस सरकार में काम नहीं, केवल प्रचार हो रहा है। साथ ही नीतीश ने यह भी कहा कि उन्हें पीएम नहीं बनना, सभी एकजुट हो जाएं, फिर नेता तय करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद कर्नाटक में प्रियंका गांधी मोर्चा संभालेंगी। प्रियंका गांधी मैसूर जिले का दौरा करेंगी। प्रियंका दोपहर 12 बजे टी नसीरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद 3 बजे हुनर गौरी शंकर कन्वेंशन हॉल में महिला संवाद में हिस्सा लेंगी। शाम 5 बजे कृष्णा राजनगर में थोमप्पा मंदिर से अंबेडकर स्टैच्यू तक रोड शो करेंगी। इससे पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेलगावी और हंगल में जनसभा को संबोधित किया और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करेगी। आज और कल लगातार 2 दिन धुआंधार प्रचार होगा। कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर यह प्रचार किया जाएगा। इसमें 2 दिन तक केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता, साथ ही विधानसभा सीट प्रभारी प्रचार करेंगे। सभी सीट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोड शो, जनसभा और घर घर प्रचार होगा। शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक सभी तालुका मुख्यालयों पर एक जनसभा होगी। इसके बाद वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। इसी सप्ताह पीएम मोदी मोर्चा संभालते हुए 28 और 29 अप्रैल को और इसके बाद 3, 4, 6, 7 मई को चुनाव प्रचार करेंगी। बेटे कुमारस्वामी के लिए पिता देवेगौड़ा चुनाव प्रचार के मैदान में उतरेंगे। कुमारस्वामी को व्यस्त प्रचार कार्यक्रम के बाद थकावट के लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने अकेले दम पर 2 राष्ट्रीय पार्टियों के तूफानी प्रचार चुनाव के खिलाफ चुनौती स्वीकार की थी। वो अस्पताल से पार्टी के लिए रणनीति बना रहे हैं। इसी महत्वपूर्ण मोड़ पर अपने बेटे की अनुपस्थिति को पूरा करने के लिए देवेगौड़ा को चुनाव प्रचार करने के लिए शारीरिक रूप से अनफिट हैं। लेकिन फिर भी देवेगौड़ा आज मैसूर पहुंचेंगे और परियापटना, हुंसूर, केआर नगर में प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल में इस साल पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव के पहले टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी अगले 2 महीने तक पूरे राज्य में जनसंपर्क यात्रा करेंगे। अभिषेक बनर्जी सोमवार को कूच बिहार पहुंचे। आज से कूच बिहार से जनसंपर्क यात्रा शुरू होकर करीब 2 महीने तक चलेगी। अभिषेक बनर्जी कूच बिहार में कई जनसभाओं और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अभिषेक बनर्जी ने पंचायत चुनाव को लेकर जोनो संयोग यात्रा कार्यक्रम की घोषणा की है। टीएमसी ने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें जनमत के चुनाव से उम्मीदवारों का चयन होगा। यूपी में निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी ने प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत सहारनपुर से की और एक जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम योगी ने आक्रामक रुख दिखाते हुए पुरानी सरकारों के दंगे, पलायन और माफियाओं को लेकर घेरा और योगी ने यह भी कहा कि पहले विधानसभा चुनाव में हमने वादा किया था कि गुंडे और माफियाओं की गर्मी शांत कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने शामली में एक जनसभा में नारा भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब कुछ चंगा। माफिया डॉन अतीक अहमद के 107 गुर्गों की लिस्ट सामने आई है जिसमें जकी अहमद अतीक का साला मौजूदा समय में जेल के अंदर बंद है। लखनऊ के व्यापारी अपहरण मामले में अतीक की जमीनों के कारोबार प्रयाग समेत कई जनपदों में संभालता है। मोहम्मद अरमान सिविल लाइंस का रहने वाला है, हिस्ट्री शीटर भी है। उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख का इनामी है और अभी फरार चल रहा है। पप्पू उर्फ इम्तियाज बेली गांव का रहने वाला है, जमीन का कारोबार करता है, भूमाफिया घोषित है। ऐसे कई अतीक के गुर्गे हैं जो अब पुलिस के रडार पर हैं। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती।
आज 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर विशेष अपील पर सुनवाई होगी। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19,000 सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के बीते 13 मार्च को फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में विशेष अपील दायर की गई थी। इस पर 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष आज सुनवाई होगी। ये अपील खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों ने दायर की है। इन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में 19,000 के आसपास सीटों पर आरक्षण का कथित घोटाला हुआ है। यूपी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के परिणाम आज जारी किए जाएंगे। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। बोर्ड के मुताबिक परिणाम मंगलवार दोपहर 1:30 बजे प्रयागराज स्थित मुख्यालय से जारी होंगे। छात्र अपने परीक्षा का परिणाम upmsp.edu.in और upresult.nic.in पर देख सकते हैं। बता दें कि इस साल 58,85,745 छात्रों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें 31,16,487 कक्षा 10 के छात्र और 27,69,258 कक्षा 12 के छात्र शामिल थे। बेटे की सगाई वाले दिन बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन को बिहार सरकार से तोहफा मिला है। बिहार सरकार ने उन कैदियों की सूची जारी की जिन्हें 14 साल की सजा काट लेने के बाद छोड़ा जा रहा है, जिसमें बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन का भी नाम शामिल है। बता दें कि अपने बेटे की सगाई के लिए 15 दिन के लिए पेरोल पर जेल से बाहर आए हैं आनंद मोहन। वहीं आनंद मोहन के साथ 27 अन्य कैदी भी हैं जिनको छोड़ा जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर फैसला लिया गया था। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शनिवार को अक्षय तृतीया से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ शुरू हो गई। आज केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। बाबा के दर को फूलों से सजाया गया है। इसके लिए 23 कुंटल से ज्यादा तरह तरह के फूल लाए गए हैं। बाबा केदार के कपाट सुबह 6:20 पर खोल दिए गए। इस दौरान बाबा के दरबार पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। जंतर मंतर पर न्याय की मांग के लिए बैठे पहलवानों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शीर्ष अदालत से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। इसके लिए पहलवान विनेश फोगट के साथ 6 अन्य महिला पहलवानों ने याचिका दाखिल की है और पहले से की जा रही FIR दर्ज कराने की मांग दोहराई है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील नरेंद्र हुड्डा, जो आज उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने याचिका पर जल्द सुनवाई किए जाने की मांग करेंगे। भारत ने सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू कर दिया है। यहाँ विद्रोही अर्धसैनिक समूह और सूडानी सेना के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बताया कि सूडान बंदरगाह के माध्यम से भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। पोर्ट पर 500 से अधिक भारतीय पहुंचे हैं। विदेश मंत्री ने 2 फोटो भी ट्वीट की हैं। वहीं अभी और भी संख्या में फंसे हुए भारतीय वहां पहुंच रहे हैं। हमारे जहाज, विमान उन्हें वापस घर लाने के लिए तैयार हैं। आतंकवादियों ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में एक शख्स पर फायरिंग कर दी। घायल व्यक्ति की पहचान अकीब डार के तौर पर हुई है, जिसे उसके घर के पास गोली मारी गई। पुलिस ने बताया कि पीड़ित एक दुकानदार है। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने रात करीब 9 बजे अकीब अहमद डार पर गोलियां चलाई। फिलहाल डार का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यूपी के जौनपुर में सपा विधायक लकी यादव और उसके समर्थकों ने हंगामा काटा। लकी यादव पर 2 जेई और एक ठेकेदार को बंधक बनाने का आरोप है, जिसे लेकर पुलिस ने 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। रविवार देर रात जौनपुर विधायक के आवास से प्रशासन के अधिकारी और पुलिस ने दोनों जेई और ठेकेदार को मुक्त भी कराया। इस दौरान विधायक समर्थकों से पुलिस की तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी में निकाय चुनाव में टिकट बंटवारा पार्टियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जहां टिकट को लेकर 2 उम्मीदवार आपस में भिड़ गए। ये मामला मेरठ के वार्ड नंबर 78 का बताया जा रहा है। भगवा रंग के कपड़े पहने सुशील गोस्वामी का आरोप है कि बीजेपी के पूर्व पार्षद उनको नॉमिनेशन करने से रोका। इतना ही नहीं, उनका नॉमिनेशन फॉर्म भी छीन लिया, जिसके बाद ये विवाद शुरू हो गया। हरियाणा के रोहतक में प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 30 सवारियों को चोट आई है, जिसमें 8 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें PGI रेफर कर दिया गया है। ये प्राइवेट बस टिकरी बॉर्डर से सवारियों को लेकर रोहतक के लिए चली थी। जब वो नेशनल हाईवे नंबर 9 के सापला बाईपास पुल के पास पहुंची तो अचानक सामने से आ रही कार के कारण ब्रेक लगा दिए, जिस कारण बस अनियंत्रित होकर करीब 15 फीट गहरी सड़क के किनारे चली गई। जैसे ही राहगीरों ने देखा तो वो घायलों को संभालने में जुट गए और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना सामने आई, जहां एक केशधारी युवक ने गुरुद्वारे के अंदर घुसकर पाठ कर रहे ग्रंथियों को पीटना शुरू कर दिया। ये घटना सोमवार को रोपड़ जिले के मोरिंडा में हुई।
घटना के बाद गुरुद्वारे में मौजूद लोगों ने बेअदबी करने वाले युवक को पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। संगत युवक को घसीटते हुए गुरुद्वारे के बाहर ले गई। घटना के बाद इलाके में लोगों ने मोरिंडा में सड़क पर धरना शुरू कर दिया। बेअदबी की घटना के बाद मोरिंडा में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।